अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम स्पेशल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं और पहलगाम वाक़े को एग्जैक्टली आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। मामलात बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अपडेट्स इस वक्त तक ये हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया उसका कोई सबूत नहीं पेश कर सका, लेकिन बहरहाल जो दावे हैं उसके वो ताहाल बरकरार हैं। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये और तर्ज अमल पर पाकिस्तान भी शदीद गुस्से में है और भरपूर तरह से किसी भी जवाब के लिए तैयार है। लेकिन ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं, जो दोनों एटमी ताकतें हैं, इनके दरमियान एक ख़तरनाक जंग के दहाने पर जो इस वक्त पहुँचे हुए हैं हालात, उसको भांपते हुए यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर करना शुरू किया है। और न सिर्फ आज सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ जिससे इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर कुछ एविडेंस भी पेश किया है, जो कुछ दस्तावेज़ात मंजर आम पर आई थी रॉ की, उससे मुतल्लिक जो ऐलानात हो रहे हैं भारत की तरफ से सिंतास माहिदे से मुतल्लिक, उनको सिफारती सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं, हर चीज़ को सामने रखा है। गो कि कोई इजलास के बाद आया तो नहीं है प्रेस रिलीज़ UN की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बट इस सब में से बड़ी अहम बात ये कि UN के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करने को कहा है पाकिस्तान और भारत को। उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त किसी भी किस्म के फ़ौजी तसादुम से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि फ़ौजी तसादुम फिर जाता कहाँ है इसका कोई पता नहीं होता। उन्होंने कहा है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं हालात और फ़ौजी हल कोई हल नहीं है। ये वक्त है कि सब फरीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अब ये कहना पाकिस्तान इसकी ताबीर कर रहा है कि पाकिस्तान की सिफारती फतह है, क्योंकि भारत तो ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, लेकिन जब तमाम आलमी ताकतें और अब UN ने भी ये कहा है कि ज़रा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, तो और फिर पेशकश भी किया उन्होंने ऑब्वियसली कि हम सालिसी कर सकते हैं अगर पाकिस्तान भारत बैठना चाहते हैं मामलात को ज़रा ठंडा करने के लिए। सवाल ऐसे में यहाँ से शुरू करते हैं या गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुआहिदा कराने या मामलात को ठंडा करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है और किस हद तक? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। उमर, आपकी मैं सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। हमने माजी में भी देखा है बहुत सी पाकिस्तान भारत का मामला हो या फिर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स, UN किरदार अदा करता रहा है। इस मामले के ऊपर UN का इंटरवीन करना क्या अहमियत होगी उसकी, और क्या आपको लगता है कि कुछ नतीजा खेज भी हो सकता है? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे UN इंटरवीन करे और अल्लाह करे कि इंडिया UN पर मान जाए। अगर ऐसे होता है तो ओवरऑल जो कश्मीर का इशू है इसकी सारी डिबेट ही चेंज हो जाएगी। UN के दरमियान में आने से इंडिया इस बात को मान जाएगा कि ये हमारा दो तरफा इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। और हम जो भी बात कर रहे हैं, हम कहते तो हैं कि हमने शिमला अकॉर्ड को हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है, यानी कि उसको एक तरह से मुअत्तल किया हुआ है। मेरे ख्याल है कि अमली तौर पर हमने किया नहीं है, लेकिन यह है कि शिमला अकॉर्ड से पहले ये इसको हम एक या पूरी दुनिया इसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पे तस्लीम करती थी और UN जो है वो इसको रेकग्नाइज करता है था कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। ये जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें इसको दो तरफा एक बायलैटरल इशू करार दे दिया गया। तो तब से जब भी हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं और पाकिस्तान बार बार जाता है, यानी कि हम कभी माजी की भी बातें हैं, कभी हम अमेरिका को भी बोला, कभी जो बाकी ममालिक हैं उनको भी हम कहते हैं जी कि हम आप हमारे केस में सालसी करें, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया हमेशा इससे भागता है क्योंकि इससे जो बायलैटरलिज्म है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर कोई इस तरह का हो जाता है, यानी कि जिस तरह UN के सेक्रेटरी जनरल ने ऑफर किया है और इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द कश्मीर इशू, कि ये वो वाला नहीं रहेगा। इससे शिमला अकॉर्ड जो है वो इफेक्टिवली ख़त्म हो जाएगा इन अ सेंस, यानी कि उसमें जो बायलैटरलिज्म वाली बात है उससे इंडिया और पीछे हट जाएगा। और फिर ये है कि जब वो कहते हैं कि वो तो हमारा हिस्सा है, तो अगर वो किसी इंटरनेशनल इशू पे जाते हैं, फोरम पे जाते हैं, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये मुतनाज़ा है। इनकी जो 370 वाला आर्टिकल जो उन्होंने रिवोक किया वो भी सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी इस एक्ट की वजह से। बाकी ये है कि इंडिया को ओवरऑल इस टाइम
जो पूरी दुनिया में यानी कि एक ख्याल किया जाता था पहले जी कि पाकिस्तान जो है बड़ा इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली बड़ा आइसोलेट हुआ है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वो काम इंडिया के साथ हुआ है। और मैं वैसे हैरान हूँ कि उनकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ से भी यानी कि उनसे भी बड़ी तवक्कुआत थी कि सऊदी अरब जो है हमारे हक में बोलेगा, यूएई बोलेगा, टर्की जो है यानी कि उनका कोई शिप इधर पाकिस्तान आया उस पर वो गालियां दे रहे होते हैं। कोई जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है उसकी एक उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट आई है उस पर वो खफा सही हैं, है। ओआईसी का जो बयान है उस पर वो नाराज हैं। हम्म। तो ओवरऑल ये जो सारा मामला है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है और इंडिया एक डिफेंसिव पोजीशन पे है। ठीक है। और ये जो इजलास हो रहा है यूएन का ये बहुत अहम है। क्वाइट लाइकली कि इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है, लेकिन अगर हो जाती है तो ये मेरे ख्याल है कि इस क्राइसिस में एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, उमर एक चीज़ ब्रीफली बता दीजिएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सालिसी की पेशकश है, ये अगर होती है तो फिर मामलात कश्मीर तक जाएंगे? क्या ये जो अभी मौजूदा हालात है उनको सेटल या ज़रा सा टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल जितने भी मामलात हैं उनको देखेगा? अलीना देखें, अभी तक कितने दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक इंडिया वाले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, यानी कि मैं तो कहता हूँ एविडेंस तो दूर की हम्म। बात है। जो बंदे जिन पर इल्ज़ाम है ये कहते ओके। हैं जी कि 2 पाकिस्तानी थे, एक इंडियन था, अभी तक ये किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। ठीक है, और मसला जो सारा फिर वही कश्मीर से हमारा शुरू होता है। जी। ठीक है, और इनकी तो अभी तो वाली आपको बात लगता है है इस कि पे अगर तो इस तरह की कोई इनका सालिसी मौक़िफ़ होती है तो उसमें फिर वहां तक बिल्कुल कोई मामला वजन ही जाएंगे? नहीं है। ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब, आप माजी में बड़े क्रिटिकल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, और फिर उसने जो दुनिया में किरदार अदा किया है, आज जो सालिसी की पेशकश की है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या कुछ निकल सकता है अच्छा इसमें से? पहली बात तो मैडम शेख के अब्दाली मिज़ाइल के बाद अल-फतह मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा, पूरी कौम को मुबारक हो और नरेंद्र मोदी सरकार को भी मुबारक हो। पाकिस्तान तैयार है, हम तैयार हैं, जंग नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते क्यों, और दहशतगर्दी कहीं भी हो उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अखंड भारत का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। और हम तैयार हैं, बिल्कुल सरप्राइज़ मिलेगा आपको अगर आपने कोई पहल की या कोई भी जारियत मुसल्लत की। दूसरी बात, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ रशिया भी कोशिशों में है, यानी रूस भी कोशिशें कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस मौके पे एक कोशिश की। लेकिन मैडम शेख, इस दुनिया में अब आपके सामने है, मेरा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, वो कितना एक बाख्तियार है, उसका कोई किरदार नहीं रहा। जब ताकतें, बड़ी ताकतें कुछ करना चाहती हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा चंद बयानों, चंद डरी डरी और सहमी मज़म्मतों और हमदर्दियों के अलावा कुछ नहीं कर पाता। मकबूजा वादी, मकबूजा कश्मीर में क्या कुछ नहीं हो चुका, भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ क्या कुछ नहीं हो चुका, गज़ा में क्या कुछ नहीं हो चुका, इराक़, लीबिया, शाम, लबनान क्या कुछ नहीं हो चुका, और यूक्रेन में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या था? खामोश तमाशाई का, एक आध बयान, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इजलास में आता है एक मुल्क उठता है और वो वीटो कर देता है, अक़वाम मुत्तहिदा मुंह देखता रह जाता है। कितनी मरतबा अमेरिका ने वीटो किया गज़ा पे, क्या कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा ने? और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हो जाता तो मैडम शेख आज इस खित्ते की सूरत हाल मुख्तलिफ होती, आज ये टेंशन ना होती, आज मकबूजा वादी या मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो चुका होता। जो भारत मान चुका था, भारत पहुंचा था भागा भागा अक़वाम मुत्तहिदा, और हम करारदादों पर अमल करेंगे, रेफरेंडम कराएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैडम शेख, भारत ना इस सालिसी मानेगा, ना इस वक्त वो अक़वाम मुत्तहिदा को घास डालेगा। इस वक्त सिर्फ अमेरिका और चीन, ये दो मुल्क इस पोजीशन में हैं कि अगर चीन हमारे साथ खड़ा है और वाहिद वो मुल्क है जिसका अभी तक कमाल का किरदार रहा है हमारे हवाले से, तो अमेरिका ने हल्का फुल्का किया है और नीम दिली से। तो इशू ये है कि ये दो मुल्क इस पोजीशन में हैं कि ये कुछ कर सकें। बाकी अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को नहीं, वो उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये बात की और कहा कि
और ये हाँ, और ये सच है कि किसी भी जंग का जो आखिर है वो मुज़ाकरात की टेबल है। फौजी हल कोई हल नहीं, और हालात अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो 2 अरब लोगों पर जो जंगी नरेंद्र मोदी साहब की वजह से जंग के साए हैं, मतलब फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक जाएगा। और आखिरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो करवा नहीं सकते। हाँ, ये हाँ, और आपकी राय रीमा उमर साहिबा। जी, और आखिरी बात मैडम शेख, हाँ जी मैडम शेख, एक आखिरी बात। अभी उमर चीमा साहब ने कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह करे हमारी सफारतकारी और बेहतर हो, लेकिन इसमें 2 मेन अहम किरदार हैं। एक, जल्दी से भारत की कहानी ऐसी है कि उसे कोई ओन नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि बिना सबूत बिना इंक्वायरी चढ़ दौड़े कोई। और दूसरा, इंडिया का अपना इमेज जो 8-9 मुल्कों में अब दहशतगर्दी करवा चुका है, पुराना भारत नहीं है दुनिया के सामने, अब नरेंद्र मोदी का भारत है, इसलिए कोई ओन नहीं कर रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की सिफारतकारी अच्छी नहीं है, ये भारत की मिस एडवेंचर या उनके बयानिए की वजह से एडवांटेज हो रहा है पाकिस्तान को? हमारी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त भारत अपने मसाइल में वो प्रॉब्लम में गिरा हुआ है। अच्छा। अपने इमेज में गिरा हुआ है, और कहानी ऐसी है कि दुनिया उसे ओन ही नहीं कर रही। अच्छा, रीमा उमर साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा का इस बार सालिसी की पेशकश करना, फिर किरदार, किस तरह की ये जो अमन मुआहिदे या सालिसी की बात कर रही है, ये हो सकता है? क्या ये सिर्फ फिलवक्त या फिर आने वाली चीज़ों के लिए? और फिर क्या समझती हैं, क्या रेलेवेंट रह गया है इस वक्त यूएन का फोरम जो इस तरह के मुआहिदे या इस तरह की कोई सालिसी कर सके? जी शुक्रिया लीना। पहले तो आई थिंक हमें डिसाइड करना चाहिए हम अक़वाम मुत्तहिदा से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। अगर इन्फोर्समेंट की बात है तो यूएन का जो सिस्टम बना तो उसमें ऑब्वियसली जो उस वक्त की 5 बड़ी ताकतें थीं, उनकी ताकत को एक्सेप्ट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए उन्हें वीटो पावर दी गई कि सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिसमें वो 5 ममालिक जो उनका अग्रीमेंट ना हो। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर उस वक्त बनाने की एक आप कह लें कॉम्प्रोमाइज़ था कि अगर आप ये ना उन्हें देते ऑप्शन तो शायद कोई एग्री ही ना करता इस तरह की कोई इंटरनेशनल सिस्टम पे। अब वो तनकीद इन्फोर्समेंट की अपनी जगह दुरुस्त है। हम सबको गम है, गुस्सा है कि अक़वाम मुत्तहिदा प्रैक्टिकल टर्म्स में इतना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एट द सेम टाइम अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से फ़वाइद भी हैं। एक मॉरल, एथिकल, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सामने कहाँ से आता है? वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम से आता है। आप देख लें अभी जो बयान आया है सेक्रेटरी जनरल का, उस पर क्यों भारत में इतना गुस्सा है कि उन्होंने क्यों ये बात की? क्योंकि उसकी एक अहमियत है। उन्होंने एक तरह से यूज़ ऑफ फोर्स के ख़िलाफ़ बयान दिया है। और अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें, यूएन चार्टर पढ़ें, उसमें भी अगर भारत का क्लेम दुरुस्त भी है, अगर वो ये उनके पास एविडेंस मौजूद भी है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था टेररिस्ट अटैक में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं बदले में। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक, किसी भी मुल्क को किसी और मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करने का हक नहीं मिलता रिटेलिएशन के तौर पे। तो ये हमें नॉर्म कहाँ से मिलता है? ये इंटरनेशनल लॉ से मिलता है, और मैं तो एटलीस्ट इंडिया पे जब तनकीद कर रही हूँ तो मैं इसको ही अपना फाउंडेशन बना रही हूँ। दूसरी बात, अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है, ठीक है, और इंडिया उसको रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक मॉरल अथॉरिटेटिव फोर्स है। 2018-19 में OHCR, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उनकी एक तफसीली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में। अब इंडिया ने उसको ऑफिशियली रिजेक्ट किया कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। क्यों किया? क्योंकि उन्हें चुभी ये बात कि इंटरनेशनल सतह पे, यूएन के सतह पे ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही यूएन को डिसमिस करना ज़्यादती है, क्योंकि एक मॉरल स्टैंडर्ड, लीगल स्टैंडर्ड हमें वहाँ से मिलता है, और अगर वो पाकिस्तान के हक में है तो उस पर खुश होना चाहिए। हमारा जो क्लेम है पाकिस्तान का, उसको सपोर्ट मिलती है ऐसे बयानात से। पहली बात ये। ठीक है। दूसरी, मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड नेशंस कोई सालिसी का किरदार कर सकेगा, क्योंकि भारत जो है उनकी एक बहुत पुरानी पोजीशन रही है। वो कश्मीर को अपना डोमेस्टिक मैटर मानते हैं। वो नहीं मानते किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से कोई रिपोर्ट भी आ जाए वो डिसमिस कर देते हैं। तो जब तक पूरे उनके हक में कोई ऐसी चीज़ यूएन से नहीं आए कि मेरा नहीं ख्याल वो उस रोल को मानेंगे। एट द सेम टाइम
मेरा नहीं ख्याल इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ये जो कोशिश वो कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाई और मजीद वो यूएन को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं, डिप्लोमेसी जो है यूएन लेवल पे करें। मेरा नहीं ख्याल आपको रोक देनी चाहिए कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, कुछ अमली तौर पे तो होगा नहीं। इसकी एक पूरी दुनिया में एक अहमियत है, चाहे वो इन्फोर्समेंट की शक्ल में हमें नजर नहीं आती, पर उसकी अहमियत है। आखिरी बात, मैं एक क्लैरिटी थोड़ी सी दे दूं एक चीज़ पे। मैं देख रही हूँ बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर पे भारत के मीडिया में आ रही हैं, कि ये जो कल मीटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंसल्टेशन ऑफ द होल थी, ये फेल हो गई क्योंकि कोई रेजोल्यूशन उसके बाद पास नहीं हुई। अब ये बहुत अहम है कि हम इस बात को समझें कि रेजोल्यूशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सब मेंबर्स जो हैं उनको उस पर वोट करना होता है मेजॉरिटी से, और जो वीटो है वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अगर वो वीटो ना करें फिर रेजोल्यूशंस पास होती हैं। ये जो कंसल्टेटिव मीटिंग है ऑफ द होल, ये कॉन्फिडेंशियल होती है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस या रेजोल्यूशंस इससे पास नहीं होते। तो ये पूरी क्रिटिक ही गलत है। आपको समझने की जरूरत है कि इन मीटिंग्स का जो मकसद है वो ये है कि आप बातचीत करें, डिस्कशंस करें। अगर आपके पास कोई मटेरियल है, कोई इशू है, वो आप मेंबर स्टेट्स जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट्स हैं उनसे डिस्कस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक बैकग्राउंड होता है और उसके बाद एक रेजोल्यूशन टेबल हो सकती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इन मीटिंग्स के बाद कभी भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रेस स्टेटमेंट आ जाए, ब्रीफिंग आ जाए जिसमें थोड़ी एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि हुआ क्या, लेकिन फैसला साजी इन मीटिंग्स में नहीं होती। तो ये जो एक क्रिटिक आ रही है कि ये फेल हो गई क्योंकि रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, ये बिल्कुल फैक्चुअली मैंने भी सेकंड राउंड में आपसे यही सवाल करना था, अच्छा कि आपने यहीं पे क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन साफी साहब ये बताएं, अगर हम बात भी करें यूएन की सालिसी की या यूएन के दरमियान में किरदार की, हमने देखा माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कुछ भी इश्यूज़, इवन गज़ा का ले लें, यूक्रेन का ले लें, दुनिया बटी हुई थी, खासकर मगरिब एक बिल्कुल अलग साइड पे खड़ा था। इस बार पाकिस्तान इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, मगरिब ने भी सवाल उठाए हैं भारत के ऊपर। क्या आपको लगता है, क्या जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी कहीं भारत को फोर्स कर सकता है कि इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आए और फिर यूएन को ऑब्वियसली वहाँ से अपनी अगर पावर डिराइव करे तो कोई किरदार अदा करे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में जो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के बयानिए को कोई बाया नहीं कर रहा, लेकिन जिसको दबाव कहते हैं, फोर्स कहते हैं, तो वो दबाव और वो फोर्स किसी मुल्क या किसी फोरम की तरफ से इंडिया पे नहीं है कि उसको किसी इकदाम से रोक सके। दूसरा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस मीटिंग का ताल्लुक़ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पर इंसाफ की फराहमी का इदारा नहीं है, बल्कि उस वक़्त की जो 5 बड़ी ताकतें थी उनके दरमियान पावर ऑफ बैलेंस बनाने के लिए इस इदारे को बनाया गया था। और अगर इंसाफ पे मबनी होता तो चंद ममालिक के पास वीटो पावर ना होता। लेकिन ये मतलब भी उसका नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई अहमियत ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, और फिर सलामती कौंसिल उसका सबसे बड़ा और मौसर फोरम है। वहाँ पर अगर पाकिस्तान ने पहल की है और इजलास मुनक्किद करवाया है, तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की फ़तह है एक लिहाज से। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, तो इंडिया का मसला ये है कि कश्मीर का मसला हो, हालांकि ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे, ख़ुद ही सलामती कौंसिल में गए थे, फिर कश्मीर को शिमला के बाद वो यही कह रहे हैं कि दो तरफ़ा मसला है, तो वो किसी की सालिसी को कबूल नहीं करते। किसी को ये मामला हो, मुंबई के बाद का मामला हो, पुलवामा के बाद का मामला हो, तो अगर किसी जगह से सालिसी की पेशकश हुई है, या आम हालात में माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब की हुकूमत में पेशकश की थी सालिसी की, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया कि ये हमारा बायलैटरल मामला है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इंडिया किसी मुल्क या अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सालिसी को तो कबूल नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर किसी अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, खलीज ताउन कॉन्फ्रेंस, बाकी इन सब का मिल मिला के कुछ ना कुछ असर ज़रूर डालता है। और इसलिए
इंडिया के यहाँ चीखो पुकार बहुत ज़्यादा है, जंग की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद चूँकि ना वो तहकीकात सामने ला सके, न तहकीकात कर सके, न मुलजिमों की निशानदेही कर सके, तो इसलिए भी दुनिया में उनके मौक़िफ़ को बाय नहीं किया जा रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है, माजी में पाकिस्तान पे मगरिबी ममालिक की तरफ से भी इल्ज़ाम लगता रहा और इंडिया भी इल्ज़ाम लगाता रहा। इस वक्त मामला मुख्तलिफ है। इस वक्त पाकिस्तान भी उनके मौक़िफ़ को नहीं मान रहा है, और उससे पहले उन्होंने कनाडा में जो कुछ किया, अमेरिका में जो कुछ किया, बरतानिया में जो कुछ तो किया, वैसे उनकी खुसूसन पोजीशन कनाडा कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, अमल ने, बट सर उनके ये मौक़िफ़ सिचुएशन को इन इटसेल्फ बड़ी तशवीशनाक है कि हम देखते हैं हर 1.5-2 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ठन बनती है किसी न किसी मामले के ऊपर, वो कश्मीर का ट्रिगर पॉइंट हो या अब जैसे इंडिया कोई अपनी तरफ से घड़ के जवाब बना लेता है और फिर हॉस्टिलिटी, वॉलेटाइल सिचुएशन, गैर यकीनी सूरत हाल, कशीदा हालात हम देखते हैं। अगर यूएन ने पेशकश की ही है सालिसी की, तो ज़रा इसके ऊपर गौर करते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म भी कोई हल निकल सकता है। ऑल्सो ये कि क्या इन्फोर्स करने की इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, कानूनी तौर पर भी स्पेशली। विल टॉक अबाउट दिस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम हर 2-2.5 साल बाद देखते हैं एक जंगी जुनून तारी हो जाता है भारत के ऊपर फॉर वन रीज़न और दी अदर। दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा हो जाते हैं और फिर ऐसे सब जहनी अजियत पे मुब्तला, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं, हालात किस तरफ जाते हैं कुछ पता नहीं होता। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। रीमा, ये बताएँ, एक तो जनरली भी और फिर ख़ासकर आजकल जो सिचुएशन है, चाहे वो कश्मीर हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी, क्या पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शंस हैं कि वो ये इंडिया को दबाव कहें उसको या उसको इन्फोर्स करवाने के लिए अपना जो मौक़िफ़ है वो मजबूर कर सके कि आए किसी माकूल हल की तरफ चलें? अच्छा, पहले तो उमर ने इसकी बात की थी शिमला एग्रीमेंट कि वो सुपरसीड कर गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो कश्मीर में है। अब इस पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि शिमला एग्रीमेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और उसमें जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है उसको सुपरसीड नहीं करती। कभी तफसील में हम बात करेंगे कि मैं क्यों, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। तो मेरा तो ख्याल है अभी भी यूएन सिक्योरिटी की काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उन पे, और हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उन पे रिलाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिडंडेंट हो गई हैं अब। तो पहली बात तो ये है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस इन फोर्स हैं। अब पाकिस्तान को अगर इस पे सोचा जाए तो एक चीज़ मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत इस चीज़ की भी करनी चाहिए। वो जो प्रेशर आया था उसमें ये नहीं कहा कि हम शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसमें लिखा गया था कि कर सकते हैं अगर भारत की तरफ से कोई जारहियत या फिर कोई मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई तो। आर्ग्यूमेंट ये है हाँ। कि जो शिमला एग्रीमेंट थी, हाँ। उसने कहा कि ये जो कश्मीर का डिस्प्यूट है ये हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, और उससे आर्ग्यूमेंट ये कुछ लोग ये लेते हैं कि अब पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहते कश्मीर में, और उन्होंने उसको लेट गो कर लिया है वो क्लेम, और ये कह रहे हैं कि वो सुपरसीड करती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस। एज आई सेड, मेरी ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, मेरा ख्याल है वो अपनी जगह मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि अलीना, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान कर रहा है अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे फिर आ जाते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अक्सर अगर इसी तरह के फोरम्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो फिर पाकिस्तान भी रिजेक्ट कर देता है, या पाकिस्तान भी समझता है कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो डुप्लिसिटी है या आप कह लें डबल स्टैंडर्ड्स हैं, फिर ये आपके एक कॉज को, जो एक अगर मॉरल कॉज है, हम सबकी एग्रीमेंट मोरलेस है कि इन्फोर्समेंट की सतह पे यूएन वीक है, लेकिन आपकी जो एक मॉरल अथॉरिटी है फिर वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब आप हक और सच की भी बात कर रहे होते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में आप उन्हीं बॉडीज की अथॉरिटी पर क्यों चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरी लीना, मेरा अगेन ख्याल है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगी, अगर कोई इंडियन है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, और इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को वो मॉरल क्लेम इंटरनेशनल लॉ से मिल रहा है
या अक़वाम मुत्तहिदा से मिल रहा है, तो उसको अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी पॉपुलेशन को पानी को हथियार बना के उन्हें भूखा प्यासा मारना, ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और ये इंटरनेशनल लॉ रिकग्नाइज करता है। पर भारत से ये क्लेम्स आ रहे हैं कि वो ये करना चाहते हैं। अब इस पे अगर इंटरनेशनल लॉ या ये मॉरल आर्गुमेंट आपको सपोर्ट ठीक है। करती है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहना नहीं कि चलो अब क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा तो कुछ कर नहीं बट सकता। क्या ये सिर्फ So, मेरा आर्गुमेंट ख्याल है ये चीजें जो मॉरल इसको क्लेम इन्फोर्स है, भी किया जा सकता है, और खासकर जब of course, पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत हम से कोई forums हैं, प्रीएम्प्टिव crime स्टेप लें, against humanity। तो प्रीएम्प्टिव अलीना, स्टेप क्या हो सकता है? अलीना, ये तो बहुत सी चीजें, अब देखें, अब डिपेंड्स पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है उसकी यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन है। इसका मतलब है जो लोग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी परपेट्रेट करते हैं, वो किसी भी मुल्क में हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस शख्स को अरेस्ट करें और प्रोसिक्यूट करें। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है। सैंक्शन इंडिविजुअल ममालिक लोगों पे भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। सैंक्शंस का यूएन की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो फोरम है जो सैंक्शंस लगाता है। अब बहुत इट रियली डिपेंड्स अपना किस तरह का केस बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम यूएन की लिमिटेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल कोअर्सिव मेजर्स। लेकिन एट द सेम टाइम अब रोम स्टैट्यूट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, बहुत सी ऑप्शंस हैं। ये देखने की जरूरत है पाकिस्तान क्या अप्रोच करना चाहता है, क्या नहीं। ठीक है, इससे मजीद भी इसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, क्या आपको नहीं लगता अमली तौर पर कुछ हो सकता है? क्या आपको बाकी जो दूसरी तरफ के दलाइल आए हैं उसमें कुछ वजन लगा? और फिर ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, अभी रीमा ने भी बताया कि पाकिस्तान के पास है इख्तियार, वो कर सकता है इसको एक्सरसाइज। किस पाकिस्तान को इसमें आपको लगता है एडवांटेज हो सकता है और भारत के खिलाफ जा सकता है इस दुनिया के हालात को देखते हुए? पहली बात तो ये मैडम शेख कि हमारा तो सबसे बड़ा क्लेम है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यूट्रल फोरम पर इंक्वायरी हो जाए तो हम तैयार हैं और हम भरपूर तावन करेंगे। ठीक है। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? दूसरी बात मैडम शेख कि मुझे तो रीमा उमर साहबा के वो जो गुफ्तगू की है उसने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि मैं तो सोच रहा था कि वो कहना क्या चाह रही हैं। क्यों? कि एक वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की लिमिटेशंस हैं और वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता, दूसरी तरफ से इखलाकी कुव्वत हमें उससे लेनी चाहिए, तीसरी तरफ से वो जब हमारी बात करता है तो हम भी तो नहीं करते, हम हक सच की बात हम भी तो नहीं करते, चौथी बात अक़वाम मुत्तहिदा एक इदारा है, उसकी माना कि उसके जो किरदार कोई ठीक नहीं रहा मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा है ही कुछ नहीं। ये कौन कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा है ही कुछ नहीं? ये कौन कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बात ठीक नहीं की और उनकी खुशाइंद बात नहीं है? बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अपने इस जंगी जनून से बाज रख सकता है? नहीं। बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस दुनिया में तबाही को रोक सका है? नहीं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में एक नस्ल कत्ल कर देगी, कुछ कर सका? नहीं। बात ये हो रही है कि आज हम जो पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी बात काइंडली सुन लीजिएगा, कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी सारी चीज़ों हम क्यों फंसे हुए हैं? ठीक है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी किरारदादों पे अमल नहीं करवा सका। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2, 4, 5 मुल्कों के पास है, वो मुल्क जो चाहते हैं वो करते हैं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को किसी सिवाय ये चंद बयानात के कुछ नहीं कर सकता। तो इखलाकी पॉइंट अपनी जगह, लेकिन इस इखलाकियात से क्या करें हम जब पूरी दुनिया कत्ल हो रही है, पूरी बेगुनाह नस्ल की नस्ल उजड़ रही है। जी रीमा, क्या करें हम? अलीना, मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई कंफ्यूजिंग बात थी। बात सिंपल है कि आप मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए डिफरेंट फोरम्स को अप्रोच करते हैं। अगर आप इन्फोर्समेंट चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी भारत पे हम अटैक कर देंगे अगर वो पाकिस्तान को कुछ कहते हैं, ये शायद नहीं होगा, अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने कश्मीर के लिए केस लड़ना है फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान की बेगुनाही का केस लड़ना है, वो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें और भारत अगर कोई पाकिस्तान पे यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है या करता है
तो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम अच्छा फोरम है, क्योंकि वो एक मॉरल लीगल जो पोजीशन है उसको वाज़े तौर पे सामने रखता है, और वो पार्टिजान नहीं कहा जा सकता उससे। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे चल सकती हैं, और एटलीस्ट मेरे लिए चीज़ें इतनी ब्लैक और वाइट नहीं होती कि आप सपोर्ट करो या नहीं। और मुझे शायद भट्टी साहब की ये आर्ग्यूमेंट हो कि वो सिर्फ इन्फोर्समेंट की बात करें, मैं तो ओवरऑल जो एक डिस्कोर्स है हमारा उसकी बात कर रही थी कि बहुत से लोग हैं, जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, यूएन की बात अच्छा, करते हैं, वो enforcement डिसमिस के कर साथ देते साथ हैं एक कि जैसे अभी इसकी कोई साफी साहब जरूरत, सॉरी, ठीक है, इसकी कोई आपका पॉइंट आ जरूरत ही गया नहीं रीमा, है। तो मेरा वो मकसद उसके ऊपर था। था नहीं। लेकिन एक साथ साथ हम जब बात करें तो मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ी जाती है ना, एक परसेप्शन की जंग है, जिसमें Of अभी course, साफी साहब जैसे बात absolutely. कर रहे थे कि दबाव इंडिया के ऊपर कितना दबाव है इस वक्त। उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, क्या आपको लगता है जो इंटरनेशनल फोरम से इनसे आना दबाव भी नहीं बना सका क्या इंडिया के ऊपर? अगर इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो क्या दबाव भी नहीं होगा? और किस हद तक आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं इस वक्त, ऐसा माहौल है? अच्छा, एक तो मैं ज़रा पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो रीमा कह रही थी, वो जो बात मैं कह रहा था ना शिमला शिमला कार्ड वाली। के हवाले से, ये रीमा कह रही थी कि मेरी ज़ाती राय ये है। असल में जो है ना, राय यही असल में इस मामले में बटी हुई है। जो इंडिया वाले हैं उनकी पोजीशन ये है कि शिमला कार्ड के बाद जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं है, यानी कि शिमला कार्ड जो है, यानी कि वो अपनी जगह पर, लेकिन यूएन की रेजोल्यूशन की अहमियत है। तो मैं वो बात कर रहा था कि जो बाइलेटरलिज्म का जो इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, अगर यूएन के पास केस चला जाता है तो वो उनका आर्गूमेंट डिफीट हो जाता है। अब यह है कि जो आप सवाल कर रही हैं, देखें ओवरऑल इंडिया पे इस टाइम प्रेशर है। बाज़ आपको सपोर्ट ना मिलना भी एक प्रेशर की शक्ल होता है। हम बातें तो काफ़ी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो अमेरिका है वो भी दरमियान से आउट हो गया है। अमेरिका का पहले एक इंडिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जिसके तहत वो चाइना को कंटेन कर रहे थे। जब से ट्रंप आया, ट्रंप की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो टैरिफ को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, वो बाकी वॉर को या उधर उनको इस तरह के कामों में इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो लिहाजा वो इंडिया इस टाइम वो उसको अमेरिका की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही। वो जो छतरी एक इंडिया के पास अवेलेबल थी 9/11 के बाद से आज तक, वो अभी उनको मुयस्सर नहीं है। बाकी जो है, बाकी जिस जिस जगह पर फ़ोन कर रहे हैं, इंडियन ज़बरदस्ती कोई ऐसा बिटवीन द लाइन मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की तरफ से उनको एक ओपन सपोर्ट नहीं मिल रही। अब उसका उसका क्या होता है, यानी कि आप दबाव की बात कर रही हैं ना, जी। ये भी एक दबाव है। ये दबाव इस तरह से है कि भाई अगर आप करेंगे तो आप अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ ना देखना, या हमने आपको नहीं बताया, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप ठीक जाएं है। हमला करें तो आपका साथ देंगे। और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया के साथ जो पहले पुलवामा के बाद हुआ, जो इनका अभिनंदन वाली अभिनंदन वाला एपिसोड, सारा, हाँ। तो उसके बाद इंडिया का दिल चाह रहा है, यानी कि इंडिया जो मोदी है उसके लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत करके वो फेस सेविंग करे। लेकिन उसकी कास्ट उसको नजर आ रही है कि कास्ट उसकी काफी ज्यादा है, इसलिए वो ओके। भी घबराए हुए हैं। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। प्रेशर ये है कि कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा, और दूसरा जो 2019 की एपिसोड है उसके बाद उनको लग रहा है कि अगर कोई दरमियान में छुड़ाने भी ना जी। आया फिर ये मामला हमारे हाथ से ना निकल निकल जाए। जाएगा। सलीम साफ़ी साहब, अच्छा ये इंटरेस्टिंग वैसे बात की है। सलीम साफ़ी साहब, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि कोई फेस सेविंग हो सकती है जो सालिसी की बात हो रही है इसके लिए, इंडिया के लिए भी, ऑल्सो लॉन्ग टर्म हल सर? क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त कोई इस कॉन्फ्लिक्ट का इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई देर पा हल तलाश हो जाए? बदकिस्मती ये है कि एक तो भारत में सियासत को नती कर दिया गया है पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के मामलात से, और मोदी ने तो ये काम बदजे ख़त्म कर लिया है। और अभी भी भारत के अंदर उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बिहार के इलेक्शन के लिए किया है, और ये सब उसकी तैयारी है और उसके लिए फ़िज़ा को हमवार करना है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह उसको अकल दे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, जी। दूसरी मर्तबा नहीं है। ये वो बार बार ये काम कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर उनकी जो नाकामी होती है
उसके लिए वो उन्होंने ये आसान तरीका ढूंढा है। माजी में सिर्फ बाहर पे इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन वो एक ऐसी फिजा बना देते हैं पाकिस्तान के साथ जंग की कि उसमें वो असल वाक़े को और उसमें उनकी हुकूमत की नाकामी को उसको लपेट देते हैं। तो मुझे तो फौरी तौर पर ऐसा कोई दरमियाना रास्ता नज़र नहीं आता। नहीं नजर आ और रहा। वो खुद उन्होंने अपने आप को रायआमा का, पहले उन्होंने उस रायआमा को हवा दी जी। और अब वो उस रायआमा के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, गो के हमारा पैनल डिवाइडेड। और एक बात हम इसमें से मिस कर गए कि सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि मोदी की मुमकिन तौर पे आखिरी टर्म है वजारत उज़्मा में, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए कि उनकी लेगेसी इंडिया में उससे मंसूब की जाए। ऐसे में कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा कि वो उसकी तरफ माइल होंगे या कोई पीस अग्रीमेंट की तरफ माइल होंगे। बट फिर भी अभी तक जिस तरह से जा रही हैं सारी मामलात, वो तो भारत के गले ही पड़ रहा है सारा का सारा मामला। खैर, हम सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं, तज्जिए तबसरे हमारे जारी हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।